Hello, my dear students. Jai Swaminarayan, and this is our part 4 of our chapter number 7 is control and coordination. Now, in previous lecture, we have learned about human brain. We have also seen the topic how are this tissue protected, meaning how the brain is protected, and another topic was how does the nervous tissue cause the action, meaning कि नर्वस टिश्यू काम कैसे करता है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो हमने एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में देख लिया. देन वी हैव टू स्टडी इन प्लांट्स ऑल्सो बिकॉज वी आर स्टडिंग बायोलॉजी. दैट्स वाई. So animals have a nervous system for the controlling and coordinating the activities of the body. Animals have nervous system, as we know, the special system for all these coordinating and controlling activities for the body. But plants have neither a nervous system nor muscles. Plant के पास nervous system भी नहीं है, plants के पास muscles भी नहीं है. तो कैसे काम करेंगे plants? How do they respond to the stimuli? When we touch the leaves of Chui Mui, the sensitive or touch me not plant of the Mimosa family. Chui Mui is the plant, sensitive plant we can say, and another name is touch me not plant of the Mimosa family. So this plant is included in this Mimosa family. And why we are learning here example of this Chui Mui plant? Because they begin to fold up and droop. When we touch that plant Chui Mui leaf, जब हम छुई मुई के जो प्लांट को हम टच करेंगे तो उसकी पत्तियाँ वो है वो दे विल फोल्ड अप एंड ड्रूप. सो दिस इज द सेंसिटिव प्लांट वी कैन से. सो हाउ डज दिस प्लांट आर रिस्पॉन्डिंग? जैसे हम उनको टच करते तो प्लांट्स को कैसे पता चलता है कि किसी ने टच किया है? सो व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, the stem comes into the air. This is also a growth activity, growth movement of plants. कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो क्या होता है, रूट जो होते हैं उसमें से रूट बनते हैं, वो ज़मीन की तरफ नीचे की साइड जाते हैं एंड द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर. दिस इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सो व्हाट हैपन्स? फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच. व्हेन वी टच दे विल रिस्पॉन्ड. देर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. हमने छुई मुई के प्लांट को छुआ तो उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उसकी कोई ग्रोथ नहीं है हमारे टच करने से. सो देर इज़ नो एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट. ऑन द अदर हैंड द डिरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग इज कॉज बाय द ग्रोथ. हमने जो दूसरी एग्जाम्पल जो हमने देखा कि सीड जब जर्मिनेट होता है, सो डेट इज़ द ग्रोथ, वो ग्रोथ का एक हिस्सा है. इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम द ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट. मीनिंग हम अगर उसको स्टॉप कर देंगे, ग्रो होने से स्टॉप कर देंगे, तो वो प्लांट कोई मूवमेंट नहीं दिखाएगा. सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड अनदर जो उसका है डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ. मीनिंग प्लांट्स के पास ऐसी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट है कि एक जो है वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है कि ऐसी मूवमेंट प्लांट करेगा कि जिससे प्लांट की ग्रोथ हो, एंड दूसरी मूवमेंट प्लांट्स के पास ऐसी होती है कि वो ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होती है. मीनिंग कुछ भी प्लांट मूव करेगा लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी, और ऐसे कुछ प्लांट के अंदर ऐसी मूवमेंट है कि वो मूवमेंट करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, प्लांट बढ़ रहा है, आगे प्लांट बड़ा हो रहा है. डेट इज़ द थिंग. नाउ our another topic, our next topic is immediate response to the stimulus. Let us think about the first kind of movement such as that of sensitive plant. So we will study our sensitive plant example छुई मुई plant. उसको गुजराती में लजामणी भी बोलते हैं, लजामणी. So since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. Here growth is absent, no growth is there. So plant must actually move its leaves in response to the touch. बिकॉज यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है प्लांट की, बट हम उसको टच कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, नो एनी
मसल टिश्यू। एज वी नो प्लांट के पास नर्वस टिश्यू भी नहीं हो सकती, प्लांट के पास मसल टिश्यूज भी नहीं है। सो हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन द रिस्पॉन्स। सो प्लांट कैसे ये सब करेगा, हाउ डू द लीव्स मूव इन द रिस्पॉन्स। सो you can see this is the sensitive plant. When we touch here, so they will look like this, okay, they will fold up. So this is about the sensitive plant called as Chui Mui plant and Gujarati ma Lajamani. If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. Meaning जब हम सोचेंगे इसके बारे में कि हम प्लांट को जहाँ पर टच कर रहे हैं उसका हिस्सा, वो हिस्सा तो नहीं हिलता, लेकिन उससे थोड़ा अलग वाला हिस्सा हिलता है, बिकॉज दिस इज अबाउट द केमिकल मूवमेंट्स एंड ऑल द सिग्नल्स एट्सेट्रा. सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड. यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा सेल्स के बीच में, जो प्लांट्स के जो सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन विल बी देयर, बिकॉज वी आर लर्निंग control and coordination. So control and coordination is also related with the communication of cells. The plants also use the electrical chemical means to convey this information from cell to cell, but unlike in animals there is no specialized tissue in the plants for the conduction of information. So here information is generated कि हमने प्लांट को टच किया, वो एक इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई, बट प्लांट वो इन्फॉर्मेशन को कैसे सॉल्व करेगा, वो मीनिंग प्लांट उसको कैसे यूटिलाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को, कि उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बिकॉज प्लांट्स के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है जैसे कि एनिमल्स में होता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है. सो दिस इज द थिंग एंड हाउ द प्लांट इज रिस्पॉन्ड वी विल सी. सो फाइनली अगेंस्ट एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज इन द शेप इन ऑर्डर फॉर द मूवमेंट टू द हैपन. सो प्लांट के अंदर ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसी मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर कि उसको उसके सेल्स को पता चले, इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके, उसका शेप जो है वो चेंज हो सके. तो एनिमल में भी ऐसा ही कुछ होता है. सो इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल, प्लांट सेल चेंज द शेप बाय द चेंजिंग ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन द चेंजिंग इन द शेप्स. So this is the difference between animal responding and plant responding. Here what will happen in plant cell particularly? So plant cell will change their shape. How they change shape? Changing the amount of water, meaning the cells have water in that. So water will be changed, amount will be changed, and the final result of this cell is the swelling or shrinking. So यहाँ पर स्वेल होगा, श्रिंक होगा सेल, बिकॉज वाटर इज लॉस्ट एंड देयरफॉर शेप उसका चेंज होगा. ये प्लांट की बात है. बट इन द एनिमल सेल्स में क्या होता है, स्पेशलाइज प्रोटीन्स आर देयर. सो कीप इन माइंड दिस डिफरेंस. नाउ मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ. सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसिस बाय द means of tendrils. So plant have tendrils and here is the special example of pea plant. कि जो मटर का जो प्लांट होता है, मटर पी प्लांट मीनिंग मटर का जो प्लांट है, सो वो क्लाइंब अप होता है अदर प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर सपोर्ट. सो दिस टेंड्रिल्स की वजह से ही वो क्लाइंब अप करता है अनदर प्लांट्स के ऊपर. सो दिस टेंड्रिल्स आर द सेंसिटिव टू टच. हम उसको टच करेंगे तो वो अपना रिस्पॉन्ड देगा. When they come in a contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. Meaning जो tendril away होगा ऑब्जेक्ट के, थोड़ा दूर होगा, वो उससे उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी जब वो किसी पे टच होगा. ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज द रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. मीनिंग जो भी उसके कॉन्टेक्ट में है वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होगा, स्लोली विल बी ग्रो. So this is cause the tendril to circle around the object and thus cling to it. Meaning here what will happen, this tendril will circle around the object. Meaning वो किसी भी प्लांट के ऊपर है तो वो उसका सपोर्ट ले रहा है तो उसके आसपास सर्कल बना देगा एंड मजबूत, thus cling to it, मजबूताई से उसके साथ जुड़ जाएगा. They will combine. So more commonly the plants respond to the stimuli slowly by growing in a particular direction. Meaning the direction is specialized direction, कि एक ही direction में वो अपना प्लांट
ग्रो करेगा. बिकॉज दिस ग्रोथ इज डिरेक्शनल, इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग. सो वी कैन से द प्लांट इज मूविंग by this growth, by this directional growth. Let us understand this type of movement with the help of an example. Here our activity 7.2. So you can see in figure 7.5 रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. मीनिंग देखो यहाँ से लाइट आ रही है और प्लांट का रिस्पॉन्स देखो, प्लांट उस लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है. सो हियर एक्टिविटी व्हाट वी डू, सो fill a conical flask with a water, cover the neck of the flask with a wire mesh and keep 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. Take a cardboard box which is open from one side, हमें ऐसा बॉक्स लेना है कि जो वन साइड ओपन है, and keep the flask in the box in such a manner that open side of the box is faces the light. मीनिंग हम बॉक्स की जो खुली जगह है वो ऐसी जगह रखेंगे कि जो अपनी जो विंडो है, विंडो में से जो लाइट आ रही है उसकी तरफ रहे. सो आफ्टर द 2 or 3 days you will notice that the shoots bend towards the light and roots away from the lights. Now turn the flask so that the shoots are away from the light and the roots towards the light. Leaves it undisturbed in this condition for a few days. Have the old parts of the shoot and roots changed the direction? Are there differences in the direction of the new growth? What can we conclude from this activity? So सिंपल एक्टिविटी है, हमको क्या करना है कि प्लांट ऐसे ग्रो करना है. सो फर्स्ट क्या होगा, जब लाइट पास होगी हमको उसको प्लांट को रख देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है. सो वो लाइट की तरफ वो प्लांट ग्रो करेगा. बट देन वी हैव टू डू टर्न द फ्लास्क. सो हम क्या करेंगे, फ्लास्क को फिर टर्न कर देंगे, मीनिंग ये वाला हिस्सा है ये हम यहाँ ला देंगे एंड द रूट विल बी हियर. सो उसके बाद क्या होता है, मीनिंग लाइट पास हो रही है तो फिर क्या ग्रोथ में कोई चेंज है या नहीं है. सो वी हैव टू सी दिस, वी हैव टू ऑब्जर्व. सो आर देयर एनी डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ. जब न्यू ग्रोथ होगी वो कैसे होगी. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. सो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट plant parts grow in. So here is all about the gravity, light, all these things are affecting the plant growth. This directional or tropic movement can be either towards the stimulus or away from it. Meaning ये जो movements हो रही है प्लांट के अंदर वो either towards the stimulus मीनिंग कोई रिस्पॉन्ड के हिसाब से भी हो सकती है या फिर रिस्पॉन्ड से दूर जाने के लिए भी हो सकती है. सो इन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ phototropic movement, shoot respond by the bending towards the light while roots respond by bending away from it. मीनिंग जो शूट है एंड रूट है दोनों की जो डायरेक्शन होगी देयर विल बी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ शूट. मीनिंग शूट है वो यहाँ ग्रो कर रहा है, रूट है वो यहाँ ऑपोजिट साइड में ग्रो कर रहा है. सो हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट. प्लांट को इससे क्या फ़ायदा होगा. प्लांट शो द ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अदर स्टिम्युली एज वेल. द रूट्स of plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards and away from the earth. So here tropism plant के पास एक tropism की ability होती है to respond to the other stimuli के हिसाब से. So plant जो होगा, plant के जो root होंगे वो always will grow downwards मीनिंग नीचे की साइड ही वो grow होंगे. and while the shoots जो उसके होंगे plant के usually grow upwards ऊपर की साइड वो ग्रो होंगे एंड अवे फ्रॉम द अर्थ मीनिंग जो अर्थ है अर्थ पे ही प्लांट होगा तो अर्थ से वो दूर अलग थोड़ी दूर ग्रो होंगी शूट्स. सो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली द जियोट्रॉपिज्म. सो दिस इज phenomenon. This phenomenon is called as geotropism. Geo meaning geo is related to our earth and we can say our gravity. So हमारे जो gravity है, as we know gravity, okay, Newton, keep in mind Newton's gravity. So because of this gravity of earth, the plant is responding and in response to the pull of earth. So here shoots and roots are growing by this response of the gravity. So if hydro means water and chemo refers to chemicals, here hydro is related with the water and chemo is related to the chemicals. So what would hydrotropism and chemotropism meaning? We have to think about it.
So can we think of the example of these kinds of directional growth of movement? We have to think another example, such examples for this directional growth and these movements. So one example of chemotropism is the growth of a pollen tubes towards the ovules, about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organism. So here is the example is given of chemotropism कि chemotropism में क्या होगा, chemicals related to chemicals. So here effect of chemicals is there. So chemotropism is the growth of pollen tubes. Here example is the growth of a pollen tube towards the ovule, meaning जब भी प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, एज वी नो कि रिप्रोडक्शन होना जरूरी है ताकि एक प्लांट में से 2 प्लांट हो सके, 2 में से 4, 4 में से 8, एंड ऑल्सो इन एनिमल्स. सो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. सो हियर we will learn also this reproductive processes in our next lecture also, next chapter also. So here the pollen tube जो होगी, pollen tube हमेशा always they will grow towards the ovules. Ovules is a female reproductive part and pollen grain is a male reproductive part. So male को female के पास यहाँ पर पहुँचना है plants के अंदर. So this is the process of reproduction. So this is the chemotropism की how the growth is moving and growth is occurring for this reproduction system. So let us now once again think about how the information is communicated in the bodies of multicellular organisms. So हमको सभी के बारे में ये सोचना है, multicellular organisms है, जो भी plants है, animals है, humans. So let us now once again think about the how information, यहाँ पर information जो हमने जनरेट करी है, जो भी सिग्नल मिल रहा है, जो भी रिस्पॉन्स जो हम टच कर रहे हैं, सो वो सब इंफॉर्मेशन, हाउ द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज. सो द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, हियर द प्लांट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट. सो इन रिस्पॉन्स टू द टच इज वेरी क्विक रिस्पॉन्स है. हम जैसे ही प्लांट को टच करेंगे वो प्लांट ऑटोमेटिक दे विल फोल्ड अप. The movement of sunflower in response to the day or night on the other hand is the quite slow. Here is the another example of sunflower is slow process है वो कि डे एंड नाइट में जो उसका रिस्पॉन्स होता है सनफ्लावर का वो थोड़ा सा स्लो है. सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर. हियर इसमें कोई ग्रोथ नहीं है प्लांट की, हमने जो देखा वो सेंसिटिव प्लांट वाला. बट हियर जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है कि जिस मूवमेंट में प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो दे विल बी इवन स्लोअर, वो उससे भी कई ज़्यादा स्लो होती है, स्लो प्रोसेस होती है जो ग्रोथ रिलेटेड होती है प्लांट के अंदर. हमको मालूम है कि हमने आज अगर हम उसको बीज बोएंगे हम ज़मीन में तो हमको फल खाने को कब मिलेंगे, सो मैनी ईयर्स आफ्टर द सो मैनी ईयर्स. सो दिस इज़ वेरी स्लो प्रोसेस. इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल directions to the growth. So we can say for example in animals also. So देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस ऑफ ग्रोथ. एनिमल्स में भी जो ग्रोथ हो रही है वो भी एक कंट्रोल है, केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ विल बी देयर. आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन अ सर्टेन डायरेक्शंस नॉट हाफाजर्डली. सो हमारे जो फिंगर्स है हमारे जो वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ग्रो होगी जब भी हम हमारा जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब. सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट. सो कंट्रोल, ये सब कंट्रोल मूवमेंट है, ठीक है, ये सब कंट्रोल हो रही हैं. सो दे कैन बी आइदर स्लो और फास्ट, वो स्लो भी हो सकती है फास्ट भी हो सकती है. इफ फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली आर टू बी मेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली. ऑब्वियसली कि अगर फास्ट रिस्पॉन्स करना है तो जो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र है वो भी वेरी क्विकली होना चाहिए. So must happen very quickly. The information transfer is the necessary and quick is necessary because of fast response. So for this the medium of transmission must be able to move the rapidly. Here सभी यहाँ पर सब हमको फास्ट करना है, क्विकली करना है. सो द मीडियम जो ट्रांसमिशन जिससे हो रहा है वो मीडियम भी तो मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस. सो रैपिड, अगर रैपिड हमको रिस्पॉन्ड चाहिए सो देर विल बी अ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती है. सो उसकी वजह से हम रैपिड रिएक्शन दे पाते हैं, रैपिड हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं कोई भी चीज़ को. सो
here in the electrical impulses there is a limitation. There are some limitations to the use of electric impulses. So यहाँ पर we can say disadvantage, we can say this electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by the nervous tissue, not each and every cell in the animal body. So here nervous system is required. वो ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो वहीं पर पहुंचेगी जहां पर नर्वस टिश्यू है. मीनिंग फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो कि ट्रेन्स वहाँ पर ही पहुँच सकती है जहाँ पर ट्रेन की पटरी हो. ओके, रेलवे लाइन जहाँ पर होगी वहीं पर से ट्रेन जा सकती है ओनली. वो ट्रेन ज़मीन पे तो नहीं चल सकती, या फिर नेशनल हाईवेज या हमारी सड़कों पर ट्रेन नहीं चल सकती. सो दिस इज़ द थिंग कि यहाँ पर भी कैसा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं इनको पहुँचने के लिए, इनको गुजरने के लिए एक रास्ता चाहिए. सो रीच ओनली दोज सेल्स डेट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू जहाँ पर होंगी बॉडी के अंदर, वहाँ तक ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जा पाएंगे. सो नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी. सो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर एक गांव में या हमारी हर एक गली में रेलवे की लाइन हो, रेलवे की पटरी हो. सो सिमिलरली कि हमारे बॉडी के अंदर भी हर एक सेल के पास वो नर्वस टिश्यूज नहीं होती है. नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी. सो दिस इज़ द थिंग कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का डिसएडवांटेज, लिमिटेशन क्या है. सो हमारा पहला लिमिटेशन जो है वो है कि नर्वस सिस्टम उसको चाहिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस किसके लिए चाहिए हमको? ये रिस्पॉन्स हमको फास्ट करना है, डेट्स वाई, वेरी क्विकली करना है हमको, डेट्स वाई. सो दिस इज़ द फर्स्ट लिमिट. नाउ सेकंड लिमिट क्या है उसकी कि सेकंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. So here this is the second limitation कि एक बार अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई एंड ट्रांसमिट हो गई, द सेल विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही उसको, टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट. ये हो तो रहा है सब फास्ट, क्विकली हो रहा है, बट तो भी थोड़ा तो टाइम इसको लगता है. सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म्स. सो दिस इज अनदर लिमिटेशन. सो वी कैन से कि सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. मीनिंग जैसे मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, एक ट्रेन गई उसके बाद तुरंत ही दूसरी ट्रेन नहीं आएगी, थोड़ा सा गैप उनके बीच में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ट्रेन के बीच में. सो इन अदर वर्ड सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट, कंटिन्यूस सेल के पास ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस नहीं आएंगी और सेल्स इसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, नेमली द केमिकल कम्युनिकेशन. मीनिंग यहाँ पर जो ये लिमिटेशन है, ये हमने जो दो लिमिटेशन देखी है इसकी कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन के हर एक गली में, हर एक गांव में पटरी ट्रेन की नहीं जा सकती. सो उसका कोई सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा. सो नो वंडर डैट मोस्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यूज द अनदर मीन्स. तो हमको ट्रेन अगर नहीं मिल रही है, हर एक गांव में, हर एक गली में हमारे पास ट्रेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी डू? सो वी विल टेक अ ऑटो रिक्शा, CNG रिक्शा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हम बस का यूज़ करेंगे, हम एक्टिवा चलाएंगे, हम बाइक चलाएंगे, क्योंकि हर एक गांव या गली में तो ट्रेन नहीं पहुंच सकती, तो हम दूसरे व्हीकल्स का यूज़ करेंगे. तो सिमिलरली उसके जैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के लिए नर्वस टिश्यू नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कम्युनिकेशन कैसे होगा? सो हियर द कम्युनिकेशन इज़ बिटवीन द सेल्स इज़ बाय द केमिकल कम्युनिकेशन. सो हम जो दूसरे व्हीकल्स जो यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवा है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, सो यहाँ पर क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में केमिकल्स होंगे, केमिकल्स कम्युनिकेशन विल बी देयर. सो ये एग्जाम्पल आप याद रखना. इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिम्युलेटेड सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल. सो यहाँ पर जो हम एक्टिवा या ऑटो रिक्शा यूज़ कर रहे हैं वो तो हर एक जगह पर पहुँच सकती है, उसको कोई पटरी की ज़रूरत नहीं है. सो डेट इज़ द थिंग कि यानी यहाँ पर सेल्स में क्या होगा
कि सेल्स रिलीज अ केमिकल कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। हर एक सेल के हर एक कोने में ये केमिकल पहुंच सकता है। एंड इफ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग द स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेसेस, then they would be able to the recognize information and even transmit it. So जैसे मैंने आपको बोला कि डिटेक्ट दिस कंपाउंड, दिस केमिकल जो कंपाउंड होगा उसको सेल्स क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे यूजिंग द स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस। यहाँ पर वो डिटेक्ट कैसे करेंगे, ओके उसके पास उसका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड से पता चलेगा कि हाँ भाई ये सही आदमी है। सो इनके पास कौन सा आधार कार्ड होगा कि यहाँ पर जो केमिकल इन्फॉर्मेशन आई है, सो दे आर यूजिंग द स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। उनकी सरफेस पर ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स होंगे कि वो आसानी से रिकॉग्नाइज हो सके, वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट इज। मतलब जिसके पास सही पास है वही अंदर गेट के अंदर जा सकता है। वैसा ही होता है इसमें कि अगर सही केमिकल कंपाउंड उसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये तेरी इन्फॉर्मेशन सही है, तो तू अभी आगे जा सकता है, जा जल्दी उस सेल के पास तू चला जा। सो इफ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग द स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस, they would be able to recognize the information and even they will transmit from one cell to the another cell. So this is the communication. This will be slower of course, but it can potentially reach all the cells of the body and regardless of nervous connection, and it can be done steadily and persistently. मतलब यहाँ पर नर्वस कनेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो ये थोड़ा सा स्लोअर होगा, दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच। वो पहुँचेगा तो हर जगह। ट्रेन की जो स्पीड होती है हमारी एक्टिवा में तो उतनी स्पीड होगी नहीं, या फिर हमारी ऑटो रिक्शा में ट्रेन जितनी स्पीड होती नहीं है, बट हमारी जो रिक्शा है ऑटो रिक्शा वो हर एक गांव या हर एक गली में पहुंच सकती है। सो दैट इज़ द थिंग, इट कैन बी डन स्टेडीली एंड परसिस्टेंटली। दिस कंपाउंड और हार्मोन यूज बाय द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन so the great deal of diversity as we would expect. Here the control and coordination is done by these hormones. Hormone is this chemical compound, जो हम केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे थे, जो हम दूसरे व्हीकल्स की बात कर रहे थे, सो वो क्या है, हॉर्मोन्स। आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। सो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज होगा उसको रेगुलेट करता है। आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का हार्मोन लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। सो इंसुलिन जो है वो क्या है, हार्मोन है। हार्मोन इज केमिकल कंपाउंड। सो हार्मोन एंड दे आर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विल यूज द हार्मोन एंड इंफॉर्मेशन इन इट एंड दे विल कंट्रोल द रिस्पॉन्ड। हियर द ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी मीनिंग यहाँ पर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो डाइवर्स होगा। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स। सो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेटिंग द growth and development and response to the environment. So plant has a hormones, number of hormones is there plant have, so they will help in this coordination and response to the environment. They are synthesized at places away from where they act and simply the diffuse to the area of action. So hormones कहाँ पर synthesize होंगे, meaning hormone बनेंगे कहाँ पर, so they are synthesized at the place away from दे एक्ट, मतलब वहाँ पर वो सिंथेसाइज होंगे कि जहाँ पर उसको काम नहीं करना है उससे थोड़ा दूर काम करना है उसको। दैट इज़ द थिंग। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्कड विथ द अर्लियर एक्टिविटी 7.2. सो वी विल टेक द एग्जांपल। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट द लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सिन सिंथेसाइज एट द शूट टिप एंड दे हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। सो यहाँ पर क्या होगा कि प्लांट को जैसे ही लाइट मिलेगी, हमने पहले ही ये एग्जांपल देख लिया है, व्हेन प्लांट डिटेक्ट द लाइट अ हार्मोन इज ऑक्सिन, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा एंड दे विल सिंथेसाइज एट द शूट टिप, शूट की जो टिप होगी वहाँ पर, एंड हेल्प्स द सेल्स टू द ग्रो। मतलब क्या होगा, प्लांट्स वहाँ पर ग्रो होगा, जहाँ पर भी उसको लाइट मिलेगी वहाँ पर ये ग्रो होगा बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। व्हेन अ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द सूट। सो हियर शेडी साइड मीनिंग जो उसकी दूसरी साइड है जो सूट की, वहाँ पर भी ऑक्सिन डिफ्यूज होने लगेगा धीरे धीरे। दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिम्युलेट्स द सेल टू ग्रो द लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। सो इट विल हेल्प
बोथ द साइड ऑफ शूट टू द ग्रोथ, उसको ग्रो में हेल्प करेगा ये जो ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो। दस द प्लांट अपीयर्स टू द बेंड टूअर्ड द लाइट। सो लाइट, जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पर ये हार्मोन ज़्यादा होगा। सो हमको प्लांट जो है थोड़ा सा बेंड दिखेगा कि वो लाइट की तरफ झुका हुआ है। यू कैन सी। सो हियर द मेन रोल ऑफ हार्मोन इज ऑक्सीजन, द केमिकल सिग्नल डेट कोजेस अ प्लांट टू इलोंगेट, इलोंगेट मतलब प्लांट को आगे की तरफ बढ़ना, एंड ग्रो सेल्स फास्टर ऑन द साइड ऑफ प्लांट, फास्टर्स एंड फास्टेस्ट फ्रॉम द लाइट, मीनिंग जहाँ पर भी उसको लाइट दिखती है वहाँ पर वो ज़्यादा ग्रो होगा। ऑन द साइड ऑफ द प्लांट farthest from the light. So here this is the best example and best use of here oxygen hormone, sorry auxin hormone. You have to remember this auxin. Another example of plant hormone are the gibberellins. गिबरलिन है वो प्लांट में दूसरा हार्मोन होता है। देर आर वी कैन से नंबर ऑफ हार्मोन्स। सो गिबरलिन इज अनदर एंड लाइक द ऑक्सीन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, जो स्टेम की जो ग्रोथ होगी वो भी गिबरलिन उसमें भी हेल्प कर रहा है। एंड अनदर हार्मोन इज साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन प्रोमोट द सेल डिवीजन and it is natural then that they are present in the greater concentration in areas of the rapid cell division such as fruit, seed। मतलब साइटोकाइनिन हमको कहाँ पर मिलेगा? साइटोकाइनिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है, वो प्लांट में सेल डिवीज़न करेगा, मीनिंग एक सेल से दो सेल्स रैपिडली सेल डिवीज़न होता रहेगा बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनिन। सो साइटोकाइनिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ द रैपिड सेल डिवीज़न, जहाँ पर सेल डिवीज़न ज़्यादा है वहाँ पर साइटोकाइनिन होगा ही। एंड ऐसे एरियाज कहाँ पर मिलेंगे हमको? सच एस इन द फ्रूट्स, फ्रूट के अंदर भी ऐसे एरियाज होते हैं, एंड सीड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ है, सेल डिवीज़न है वो ज़्यादा हो रहा है। एंड दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द प्रमोटिंग ग्रोथ। ये जो हमने तीन हार्मोन्स देखे प्लांट के, वो क्या करेंगे? ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ग्रोथ को करेंगे मतलब उसको प्लांट में ग्रोथ बढ़ाएंगे। बट प्लांट ऑल्सो नीड अ सिग्नल टू स्टॉप द ग्रोइंग। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे, उसकी कुछ लिमिट होती है। सो प्लांट ऑल्सो नीड अ सिग्नल टू स्टॉप द ग्रोइंग, उसको ग्रो होने से स्टॉप भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सिग्नल मिलते हैं प्लांट को कि भाई तू रुक जा, अभी बस बहुत हो चुका। सो एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जाम्पल ऑफ द हार्मोन विच इनिबिट्स द ग्रोथ। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज अनदर प्लांट हार्मोन एंड ऑपोजिट रोल, यहाँ पर जो हार्मोन है उसका ऑपोजिट रोल है कि वो प्लांट की ग्रोथ रोक देगा। दे इनिबिट, इनिबिट मतलब रोकना, विच इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। सो इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड द विल्टिंग ऑफ लीव्स। सो जहाँ पर एब्सिसिक एसिड कम होगा, मतलब एब्सिसिक एसिड जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रोथ कम होगी। इट इफेक्ट्स द इंक्लूड द विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का विल्टिंग होगा, उसकी वजह से एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होगा। सो नाउ यू कैन सी दिस प्लांट हार्मोन्स। सो प्लांट के अंदर टू टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनिबिटर, मीनिंग जो ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे एंड जो ग्रोथ को इनिबिट करेंगे। सो द ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स एंड गिबरलिन्स हमने पहले तीन देख लिए। दे विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, टू हार्मोन विल इनिबिट द प्लांट ग्रोथ। So these are the plant hormones: auxin, cytokinin, gibberellins, ethylene and abscisic acid. So here our hormones in plant is completed and coordination in plant, control and coordination in plants is completed. Now in next lecture we will learn about hormone in animals. हमने जैसे प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स देखे वैसे ही हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं वी विल स्टडी अबाउट दैट। सो थैंक यू। जय स्वामीनारायण।